सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मैं नमस्कार साथियों। देखिए ये प्राइमरी लेवल 4 जुलाई का जो पेपर है, जिनका प्राथमिक लेवल का हुआ है साथियों, उनका जो है देखिए आप पेपर है साथियों। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, सीडीपी को सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझना, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। देखो कह रहा है कि संतुलित बाल विकास, 1 सेकेंड। कह रहा है कि संतुलित बाल विकास के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। किस पे ध्यान देने की आवश्यकता है मेरे भाई बताओ। तो केवल अनुशासन, केवल शैक्षणिक, केवल शैक्षणिक। देखो मैंने जो अभी भी, मैं बार बार नहीं कहूँगा, एक वीडियो से मेरे ये डायरेक्ट पहले क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वो जो मैंने टैगवर्ड कराया था, जिसको लोग कह रहे थे सर आप सीटेट बढ़ा रहे हैं। चलो, जब बच्चे किसी काम को करने के तरीके की योजना बनाते हैं, वो किसका इस्तेमाल करते हैं बताओ। तो किसका इस्तेमाल करेंगे आप बताओ, मेरे को बताओ। स्मरण याद करना मैंने मना किया था, डर मैंने मना किया था, ठीक है। प्रतिवर्ती, देखो प्रतिवर्तों या फिर अधिगम रणनीतियों का। तो जो बच्चा क्या करता है, लर्निंग स्ट्रेटजी बना रहता है। जब किसी काम करने तरीके की योजना बना रहा है ना, तो वो क्या बना रहा है, वो अधिगम रणनीति बना रहा है। समझ में आ रहा है। जब बच्चा सोच समझ कर प्लान करता है ना, कि पहले ये करूँगा फिर वो, तो अपनी अधिगम रणनीति यूज करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का कौन सा मूलभूत सिद्धांत, ठीक है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान कौन सा मूलभूत सिद्धांत से जोड़ा जाकर शिक्षार्थी सूचना को केवल पृथक भागों के बजाय एक संपूर्ण संरचना के रूप में ग्रहण करते हैं। तो क्या है भाई इसका बताओ फिर से। तो संपूर्ण हो जाएगा, बोलो कैसे। गेस्टाल्ट का जो सिद्धांत था ना, आपने पढ़ा था, तो द होल, क्या बोला था उसने, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी बच्चे क्या करते हैं, पूरी चीज़ को एक साथ देखते हैं, वो टुकड़े टुकड़े में नहीं देखते, ठीक है मेरे भाई। तो वो संपूर्ण की बात किया था उसने, ठीक है। तो आ जाओ भाई, सी के साथ निकल जाना। चलो नेक्स्ट, एक विद्यार्थी की, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो फटाफट से। कह रहा है कि एक विद्यार्थी बार बार अभ्यास करने के बाद अपनी लिखावट में सुधार करता है, थार्नाई के किस नियम को प्रदर्शित करता है बताओ फटाफट से। बार बार यानी अभ्यास कर रहा है ना, तो अभ्यास का ही तो नियम होगा, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। 3 नियम बताए थे उसने, तो बार बार दोहराना और सीखना, पक्का होना, अभ्यास का ही नियम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, बी हो गया इसका। चलो, धार्मिक भेदभाव का सामना करने वाला बच्चा किसका अनुभव करता है बताओ फटाफट से। धार्मिक भेदभाव का अगर कर रहा है तो भावनात्मक तनाव, समझ में आ रहा है, इमोशनल डिस्ट्रेस। भेदभाव करने पे क्या होता है ना, कि बच्चे को दुख, गुस्सा, डर, ये सब और तनाव होता है, तो सकारात्मक भावना ये बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाता। अच्छी समझ में आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा भाई इसका बताओ फटाफट से। तो धार्मिक भेदभाव का सामना करने वाला जो बच्चा होता है, किसका अनुभव करता है, भावनात्मक तनाव का, ठीक है। चलो इसके साथ ए के साथ निकल जाना। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 के पास। 6 क्या कह रहा है बताओ फटाफट से। 6 कह रहा है कि एक शिक्षक जानबूझकर एक ऐसी उलझन भरी स्थिति प्रस्तुत करता है जो बच्चों को मौजूदा विचारों को चुनौती देता है। यह रणनीति किसको बढ़ावा दे रही है, तो ये उसके संज्ञानात्मक असंतुलन को। भ्रम नहीं है भाई, स्मरण याद करने को देना ही नहीं, दंड देना ही नहीं। चलो डी के साथ निकल जाओ फटाफट से। इसको डिस्क्राइब करें तो पियाजे के अनुसार क्या होता है, जब कोई नई जानकारी पुराने विचारों से मैच नहीं करती है, तो दिमाग में संतुलन होता है, इससे बच्चा नया सीखता है और संतुलन बनाता है। ये भ्रम या दंड नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। चलो, ये तो हम लोग ऑप्शन से कर सकते थे यार, इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं। क्रिया अनुबंधन अनुकूलन रूप में आरोपण आकार देने का तात्पर्य है किसका है बताओ। तो क्रमिक सन्निकटों का पुनर्भरण, ग्रेजुअल री इन्फोर्समेंट ऑफ जो है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। कैसे, आपने पढ़ा था ना वो बीएफ स्कैनर वाली जो सिद्धांत थी, उसका जिसमें रूपण यानी बच्चे को धीरे धीरे सही व्यवहार के करीब वाले काम करवा कर शाबाशी देना। जैसे पहले खड़े होना, फिर एक कदम चलना है ना, फिर एक कदम फिर चलना, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, क्रमिक सन्निकटन का सिद्धांत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। माता पिता की भागीदारी समावेशन को मजबूत करती है, किसको मजबूत करेगी बताओ। माता पिता की भागीदारी तो सीखने में जो निरंतरता होती है ना, उसको सुदृढ़ करती है। समझ पिता, अलगाव नहीं करना है, पक्षपात नहीं करना है, शिक्षक का स्थान लेते कुछ नहीं मेरे भाई। सी के साथ निकल जाओ यार डायरेक्ट। चलो, जब घर और स्कूल दोनों एक जैसे तरीके से पढ़ाएं तो बच्चों को सीखने में मदद मिलती है, ठीक है। तो ये माता पिता बच्चे की शिक्षा की जगह नहीं लेते हैं, समझ में आ रहा है ना, लेकिन सपोर्ट करते हैं। चलो, पॉजिटिव नेगेटिव से भी तो निकल जा रहा है यार, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, जिन पियाजे के अनुसार मूल संक्रिया माता 7 से 11 बच्चे क्रमबद्धता का प्रश्न करते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका था, ठीक है, इसके पहले वाले शिफ्ट में। बताओ क्या होगा भाई। 7 से 11 वर्ष, तो वस्तुओं को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना। समझ में आ रहा है। 7 से 11 मूल संक्रिया तो अवस्था में इसमें बच्चे क्या करें, सीरियल वाइज, ठीक है, कर पाते हैं। सबसे छोटी से बड़ी पेंसिल लगाना, वजन के हिसाब से क्रम लगाना, ये सब अमूर्त सोच में बाद में आती है। समझ में आ रहा है ना। तो हो जाएगा इसमें, किस में हो जाएगा, वस्तु को तार्किक क्रम में ले जाना। चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 में। बाल विकास को कौन सा क्षेत्र ऐसा है, ठीक है, जो सारी गतिविधियों के लिए बच्चों को कड़ी मांसपेशियों के लिए उपयोग किए ध्यान पर केंद्रित करता है। तो मोटर स्किल्स है ना,
देखो ग्रॉस मोटर स्किल्स है, बड़ी बड़ी मांसपेशियाँ, जो बड़ी मांसपेशियाँ मतलब दौड़ना, कूदना, फेंकना, यही तो ग्रॉस मोटर है। छोटी मांसपेशियाँ मतलब लिखना। देखो ध्यान से देखना, ग्रॉस और आपका फाइन मोटर स्किल, ये दो होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन मोटर मतलब जो छोटी मांसपेशियाँ, जैसे लिखना, बटन लगाना। और बड़ी जो ग्रॉस की बात कर रहा है ना यहाँ पे, बड़ी बड़ी मांसपेशियाँ, तो इसमें आता है दौड़ना, कूदना, फेंकना, ये सब। ठीक है, तो स्थूल कामक कोश। चलो नेक्स्ट, 10 हो गया भाई, 11 पे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 देखो फटाफट से क्या कह रहा है। नेक्स्ट 11 कह रहा है मेरे भाई कि हाशिए पर स्थित जाति की पृष्ठभूमि से आने वाला बच्चा अच्छे प्रदर्शन के बावजूद कम आत्मविश्वास दिखाता है। क्यों ऐसा होता है भाई? क्यों? सख्त अनुशासन ना, पहचान संबंधी मुद्दों की ना, अपनी पहचान नहीं बनानी उसको, सार्वजनिक प्रसन्ना, आत्मसम्मान, संवर्धन और सुरक्षित संवाद। भाई ऐसे बच्चे को डांट कर अनदेखी नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे बात करना चाहिए, उसका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। उसको सुरक्षित माहौल दोगे ना, तो वो उसकी मतलब सुरक्षित माहौल देकर उसकी तारीफ भी जरूरी होती है। यही सब तो सुरक्षित संवाद है। चलो, थॉर्नडाइक के अभ्यास का नियम क्या बताता है भाई, बताओ। थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या कहता है? जिस काम को हम लोग बार बार दोहराएं, ठीक है, जिस काम को हम लोग बार बार दोहराते हैं तो वो पक्का हो जाता है ना। अभ्यास से मस्तिष्क में संबंध मजबूत हो जाते हैं। चलो, दंड अंदर कुछ नहीं भाई, डी के साथ निकल जाओ। मानव विकास के किस क्षेत्र में संज्ञान सबसे अधिक निकटता वाला होता है? बताओ फटाफट से, क्या हो जाएगा सबसे अधिक? तो बी के साथ निकल जाना। ज्ञान प्राप्त करने में शामिल मानसिक प्रक्रियाएं, कैसे भाई? समझो, जैसे मान लो आपको कोई संज्ञान मतलब क्या है? सोचना, समझना, याद करना, समस्या हल करना, ये सब दिमाग से ज्ञान लेने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो शारीरिक या सामाजिक विकास से सीधा संबंध नहीं होता है इसका। समझ में आ रहा है? तो आपका मानसिक विकास किस क्षेत्र में सबसे अधिक निकट संबंध होता है? ज्ञान प्राप्त करने में शामिल मानसिक जो क्रियाएं होती हैं उसमें। चलो, एक शिक्षक जो शिक्षार्थियों को उत्तर देने की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए प्रश्न पूछने का उपयोग करता है, किस विधि का प्रयोग करता है? बताओ, किस विधि का प्रयोग करेगा? तो देखो आप समझो, सुकरात की जो शिक्षण विधि थी ना, तो वो क्या करता था? जो सुकरात की जो टीचिंग टेक्निक थी, वो क्या था? सुकरात क्या करता था? क्वेश्चन पूछता था, प्रश्न पूछकर बच्चे से खुद उत्तर निकलवाते थे। तो प्रश्न पूछने की विधि को रटना या लेक्चर नहीं बोलते। समझ में आ रहा है ना? ये व्याख्यान और दंड देना अभ्यास कुछ नहीं भाई, सुकरात शिक्षण विधि। चलो नेक्स्ट, 14 हो गया, 15 की तरफ बढ़ते हैं, आ जाओ। 15 कह रहा है परामर्श मार्गदर्शन किस प्रकार का, परामर्श से मार्गदर्शन किस प्रकार से भिन्न है? देखो आप समझो इसको, परामर्श आमतौर पर व्यक्ति केंद्रित होता है, जबकि मार्गदर्शन अक्सर समूह केंद्रित होता है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इसके बाद? देखो, जो ये एक शब्द है परामर्श, तो परामर्श जो शब्द है मेरे भाई, ये काउंसलिंग है। क्या है? काउंसलिंग। और जो मार्गदर्शन होता है ना, वो आपका गाइडेंस होता है। क्या होता है? गाइडेंस। जब परामर्श क्या होता है? एक बच्चे की जो भावनात्मक या व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, एक से एक ऐसे, सो ये होता है आपका परामर्श, काउंसलिंग। और मार्गदर्शन में क्या होता है भाई? मार्गदर्शन मतलब गाइडेंस, जैसे करियर संबंधी, पढ़ाई की जानकारी अक्सर पूरे ग्रुप को सिखाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? चलो, ए के साथ निकल जाओ। किसके साथ? ए के, इसमें ए के साथ जाना। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, 16 की तरफ बढ़ो, आ जाओ फटाफट से। और अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। सीटेट से रिलेटेड अगर आप सुपरटेट की तैयारी करो भाई, बिल्कुल जुड़ जाओ चैनल से, बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, गारंटेड आप सीटेट क्वालिफाई करोगे। नेक्स्ट, एक शिक्षण दृष्टिकोण जिसमें शिक्षक सीधे विद्यार्थियों के अवधारणाओं, विचारों और सिद्धांतों को समझता है, क्या कहलाता है? बताओ फटाफट से, क्या कहलाएगा? तो जिसमें जो व्याख्यात्मक शिक्षण होता है ना, समझो कैसे, जैसे मान लो व्याख्या करके सीधा बताना, शिक्षक खुद कॉन्सेप्ट समझाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे प्रोजेक्ट वगैरह है, ये जो परियोजना वगैरह, तो इसमें खोज में बच्चा खुद करता है। समझ में आ रहा है? तो एक शिक्षण जिसमें शिक्षक सीधे विद्यार्थियों को अवधारणा भी बताता है, तो वो व्याख्यात्मक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट, सांस्कृतिक समावेशन के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सांस्कृतिक समावेशन के लिए विभिन्न सांस्कृतिक उदाहरणों को एकत्रित करना चाहिए। ठीक है, चलो डी के साथ निकल जाओ भाई। समावेशन का मतलब क्या है? सबको साथ लेकर चलना। अलग अलग संस्कृति, त्यौहार, भाषा, उदाहरण, ये सब क्लास में देने चाहिए, है ना? इसकी अनदेखी या अनुरूपता नहीं करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? ये सब तो बिल्कुल गलत, अनदेखी करना, एक रूपता है। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, डी के साथ निकलो। कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण को डिसलेक्सिया, है ना, डीएचडी और अधिगम क्षमताओं वाले शिक्षार्थियों को विशेष रूप से लाभदायक है? क्योंकि ये किस प्रकार के संवेदी अनुभवों का उपयोग करते हैं? तो ऐसे लोग कैसे? बहुसंवेदी अधिगम। समझ में आ रहा है? मल्टी सेंसरी, देखना, सुनना, छूना, करना, ये सब डिसलेक्सिया है, एडीएचडी, है ना? ये बच्चों को इसी में सबसे ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि वे इस इंद्रियों में सीखते हैं। चलो, बहुसंवेदी। नेक्स्ट 19 पे आ जाओ फटाफट से। कह रहा है जो वाक बाधित, बोलने में कठिनाई वाला बच्चा अपने अधिगम को सबसे अच्छी तरह किस प्रकार उद्यम से कर सकता है? बताओ। तो अभिव्यक्ति के वैकल्पिक तरीकों से। समझो, जो बच्चा बोलने में दिक्कत महसूस करता है, तो उससे ज़बरदस्ती आप क्या करोगे? उससे भाषण दिलाओगे क्या? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसे आप ये मौखिक पाठ याद कराओगे?
तो मौन रहने के लिए बोल, कुछ नहीं भाई, अब व्यक्ति के लिए तरीका दो ना उसको, ठीक है, तो अपनी बात रखेगा किसी तरीके से। चलो नेक्स्ट 20, कक्षा में भावनात्मक सुरक्षा बच्चों की सहायता करती है, किससे सहायता करती है बताओ फटाफट से। तो आत्मविश्वास के साथ भाग लेने में, कामों से बचने में, पीछे हटने में, गलतियाँ डरने से, कुछ नहीं भाई, पॉजिटिव टैग पर ढूंढो ना, 20 के साथ निकल जाओ। जब बच्चे को डर नहीं होगा तो कभी तो गलती पर टीचर डांटेगा, तभी वो खुलकर सवाल पूछेगा ना एक्टिविटी में भाग लेने का, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट 20 हो गया भाई, 21 की तरफ बढ़ो। कह रहा है कि थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियम में कौन सा नियम सुझाव देता है कि जब किसी में पुनरावृत्ति होती है तो अनुक्रिया के जिसके बाद कोई संतोषजनक स्थिति उत्पन्न होती है उसको दोबारा संभावना होती है। तो प्रभाव का नियम, ये किस में आता है, प्रभाव का नियम। लॉ ऑफ इक्विटी यही तो है, नाम वाली चीज़ दोबारा होती है। मान लो बच्चे को इनाम हम देते थे ना, तो वो उसको दोबारा करना चाहता था, यदि काम के बाद संतुष्टि मिलती थी तो बच्चा उसे फिर करेगा, समझ में। अभ्यास का नियम था तो दोहराने की बात करता, तत्परता का नियम तैयार रहने की बात करता था, तो इसमें प्रभाव का नियम हो गया। चलो नेक्स्ट कह रहा है कि बाल विकास से मनुष्य में जन्म और जीवन की किस अवस्था के बीच होने वाले जैविक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप में परिभाषित करता है, बताओ किसके बात में करता है। तो ये परिपक्वता है, ठीक है, परिपक्वता है। कैसे भाई, जैसे मान लो जन्म से परिपक्व होना, बच्चा क्या करता है, जन्म से परिपक्वता की ओर बढ़ता है ना, यानी वयस्क होने तक होने वाली सभी जो शारीरिक मानसिक जो भावनात्मक बदलाव उसके बॉडी में होते हैं, है ना, वो सब बचपन के सिर्फ एक हिस्सा ही है तो है। तो बाल विकास से मनुष्य में ये सब किस में जाएंगे, प्रारंभिक अवस्था, किशोरावस्था, कुछ नहीं भाई, वो किसकी तरफ बढ़ रहा है, वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है 22। बाकी ये सब तो उसके पार्ट है। नेक्स्ट 23 पे आ जाओ फटाफट से भाई। कह रहा है कि थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत तात्पर्य के अधिगम के नियम के स्थापित करता है और इसका परिणाम है। तो चलो ना भाई, इसको देखो, उद्दीपक और अनुक्रिया। कैसे देखो, जब ये इसने बोला प्रयास और त्रुटि, ये क्या है, एसआर बॉन्ड थ्योरी तो है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना क्या है, सीखना एक उद्दीपक है, स्टिमुलस है, और अनुक्रिया क्या है, एसआर एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स है ना। उद्दीपक अनुक्रिया के बीच संबंध बनाना, बिल्ली ने बार बार प्रयास करके सीखा तो क्या हो जाएगा, उद्दीपक अनुक्रिया। एसआर थ्योरी पे डायरेक्ट लगाओ फटाफट से, मैंने बताया था अपनी क्लास में, ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक वाली क्लास है वहाँ से क्वेश्चन बना है। सीखने में कठिनाई की देखो दिख नहीं रहा है, फिर से हटाते हैं। हाँ बोलो, सीखने में कठिनाई की शीघ्र पहचान से सहायता मिलती है, किस में, पहचान से साले में, समय पर उपचारात्मक सहायता से। देखो टाइमली अगर हम रेमेडियल सपोर्ट देंगे ना, अगर शुरू में ही पता चल जाए कि बच्चों को डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, तो हम तुरंत मदद दे सकते हैं, है ना। देरी या लेवल लगाने से नुकसान होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो आ जाओ डी पे साथ निकल जाओ। शिक्षण की सर्वोत्तम रूप से इस प्रकार की परिस्थिति किया जा सकता है, बताओ क्या होगा इसमें। अधिगम से देखो, अधिगम को सुगम बनाना, कक्षा पे नियंत्रण नहीं करना, जानकारी का हस्तांतरण नहीं करना, व्याख्यान कुछ नहीं देना भाई। शिक्षा का काम क्या है, शिक्षा का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जो जबरदस्ती कोई लेक्चर देके जानकारी ठूसना नहीं है। असली शिक्षण क्या है, बच्चों को सीखने के लिए रास्ता आसान बनाना, माहौल देना। चलो भाई एक के साथ निकलो फटाफट से। क्लास कैसी लग रही है, एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, कमेंट करके बता देना मेरे भाई। नेक्स्ट सब्जेक्ट भी आ जाएगी। वे तकनीक जो विद्यार्थियों की उसकी सोच के प्रति जागरूक होने और उनके सीखने के तरीके पर विचार कर सहायता करती उन्हें क्या कहा जाता है, तो अधिसंज्ञानात्मक रणनीतियाँ होती हैं ये, ठीक है। कैसे भाई, देखो सोच के बारे में सोचना, सोच के बारे में सोचना, ध्यान समझना, जैसे मन में सवाल कैसे हल करें या अगली बार और अच्छा कैसे करूं, ये सब सीखने की जो रणनीति होती है ना, तो इसी में विचार आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों, तो देखो बार 7 से 11 आए हुए हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इसलिए आप लोग को जो बोला गया था उसको फॉलो करो, निश्चित रूप से बहुत बेहतर करोगे आप। और मैं बताना कितना स्कोर हुआ आपका, तो इसमें आप समझो ना, मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 यही तो है। 4 स्टेज बताया था ना, संवेदीगामक दोष 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक जो होता है 2 से 7, समझ में आ रहा है। मूल संक्रियात्मक जो है आपका 7 से 11, औपचारात्मक क्या है 11 से ऊपर, समझ में आ रहा है, ये तो था, ठीक है। तो यही तो है भाई, ऑप्शन नंबर डी के साथ निकलो फटाफट से। चलो नेक्स्ट कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की सबसे विशिष्ट क्षमता कौन सी है, बताओ। सबसे विशिष्ट क्षमता पूछ रहा है मेरे भाई, सबसे विशिष्ट, तो कोई दिक्कत नहीं यार। अमूर्त और तार्किक, क्या है ये, अमूर्त और तार्किक। जो भाई आप औपचारिक संक्रिया 11+ की बात कर रहा है, तो अमूर्त और तार्किक ही तो करेगा भाई। वो एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल रीजनिंग की बात करना चालू कर देता है, तो 11 साल के बाद क्या होता है, औपचारिक अवस्था आ जाती है। इससे बच्चा बिना देखे कल्पना करके अलग ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो क्या होता, अमूर्त सवालों पे सोचने लगता है, ठीक है। चलो सी के साथ निकलो। नेक्स्ट 29 पे आ जाओ फटाफट से। 29 कह रहा है मेरे भाई कि रचनावादी शिक्षण में निम्नलिखित किस पर जोर दिया जाता है। रचनावादी शिक्षण में तो शिक्षार्थियों की गतिविधियों पे जोर दिया जाता है। शिक्षक उच्चक पे कुछ नहीं, स्मरण मौन कुछ नहीं भाई, निगेटिव है ये सब, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद को बढ़ावा दिया जाता है ना शिक्षण की गतिविधियों में। इसमें बच्चा खुद करके सीखता है, शिक्षक गाइड बनता है, ठीक है, ज्ञान बच्चे के दिमाग में बनता है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट, शिक्षक सिद्धांत की गतिविधियाँ 29 में एक के साथ निकलना। 30 पे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन, आ जाओ भाई फटाफट से।
लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह शिक्षण विधि से विद्यार्थी अपने स्वयं के अवलोकन के प्रयोग के माध्यम से तथ्यों और समाधानों की खोज करता है। क्या कहलाता है भाई, अन्वेषण विधि है भाई, अभी मैंने बताया था उसमें, ठीक है। और देखो आगे आइए ना, यही तो था खोज विधि, आर्मस्ट्रांग ने दी थी। बच्चे खुद प्रयोग करके खोजते हैं, प्रदर्शन में टीचर दिखाता है, लेक्चर में बताता है, ये सब कुछ मतलब नहीं इसका, ठीक है। अन्वेषण विधि यही तो था, प्रयोगों के माध्यम से तथ्यों को समाधान करना, खोजना। चलो भाई कैसा लगा क्लास बताना कमेंट करके, नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।